नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 में प्रत्यावर्ती धारा की जो प्रश्न बैंक है उसको सॉल्व कर दिखाएंगे। और यह प्रश्न बैंक अपलोड किया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, उसकी वेबसाइट bacmp.nic.in पर। तो आइए बिना विलंब किए हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताते हैं वन बाय वन। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ऐसा आपको पता है। और ये आपको जब भी एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूछा जाए तो आपको हमेशा 0 ही बताना है। उसके बाद चलिए, प्रत्यावर्ती विद्युत बल के शिखर मान V0 तथा वर्ग माध्यमूल VRMS में संबंध होता है। तो VRMS जो होता है वो होता है V0/√2। तो यहाँ पर V0/√2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, VRMS बराबर 1/√2 इंटू V0। और 1/√2 की वैल्यू होती है, वो होती है 0.70। क्या होती है? 0.70। और ये आगे भी लिखते हैं V0। तो इस तरह से VRMS बराबर 0.70 और V0 हो जाता है। तो ये कौन सा आंसर है? सेकेंड वाला आंसर है। इसी के अगले क्रम में अगला क्वेश्चन इस तरह से है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 तथा आभासी मान IRMS है, तो इनमें संबंध क्या है। तो फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, IRMS जो होता है वो होता है I0/√2। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, I0 बराबर √2 इंटू IRMS। तो यहाँ पर ये भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर बेसिक रूप से आंसर यही सही है। यहाँ पे यह मिसिंग है आंसर में, यहाँ √2 होना चाहिए, इसमें ये आंसर होना चाहिए और वो इस तरह से रहेगा। मैं फिर से एक बार लिख दूँ, ये रहेगा I0 बराबर √2 IRMS। इस तरह से ये हमारा आंसर सही रहेगा। इसके अगले क्रम में हमारे पास है, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, तो केवल AC धारा को गुजरने देता है, DC को नहीं गुजरने देता। प्रत्यावर्ती परिपथ में वार्टिन धारा होती है यदि परिपथ में या तो शुद्ध प्रेरकत्व हो या शुद्ध धारिता हो। तो यहाँ पे केवल L लिखा है। यदि इसके स्थान पे ये L नहीं होता और केवल C होता तो भी हम उसको लिख सकते थे। तो यहाँ पर या तो केवल L रहेगा या फिर केवल C रहेगा, लेकिन फिलहाल ऑप्शन केवल L है, इसलिए L लिखेंगे। इसके अगले क्रम में है, प्रत्यावर्ती अमीटर का पाठ 2 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा। तो धारा का शिखर मान जो होता है वो IRMS होता है, वो होता है I0/√2। तो चूँकि I0 का मान हमें 2 एम्पियर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2/√2। सॉरी, यहाँ पर शिखर मान पूछा गया है, तो शिखर मान जो होता है वो I0 होता है, वो होता है IRMS इंटू √2। तो यहाँ पर ये IRMS का मान दिया 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 2√2। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 से गुणा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2√2 एम्पियर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा क्षय किए वोल्टेज के मान को परिवर्तित करती है। फिर सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ की ऊर्जा क्षय किए बिना उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, और इसमें शक्ति का क्षय नहीं होता।
फिर सुन लीजिए एक बार, पुनः बताता हूँ। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वोल्टेज के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। शुद्ध प्रेरकत्व में औसत व्यय शक्ति कितना होता है? तो शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति व्यय 0 होता है। उसके बाद में ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी की इकाई क्या होती है? तो देखिए एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है और एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। तो ये प्रेरक की प्रतिघात और धारिता प्रतिघात, और प्रतिघात एक तरह का प्रतिरोधी होता है और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है, इसलिए इनकी इकाई क्या रहेगी? ओम रहेगी। तो आपको क्या लिखना है? ओम। इसे इस तरह से भी लिखते हैं। और चलिए नेक्स्ट है, स्टार्टर का उपयोग जो कुंडली के साथ करते हैं। तो बिल्कुल सत्य करते हैं। और कौन से क्रम में करते हैं यदि पूछा जाए तो श्रेणी क्रम में करते हैं। उसके बाद में अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात के मान बराबर होते हैं। डेफिनेटली एक्स इक्वल टू एक्स सी होता है अनुनाद की स्थिति में, इसलिए ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात एक्सएल अनंत होता है। तो दिस धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल में दिस धारा के लिए ओमेगा का मान क्या होता है? 0 इंटू एल, यानी क्या होता है? 0 होता है। तो ये अनंत होता है, ये गलत है। ये क्या लिखेंगे? 0 होता है। यदि यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात के स्थान पर धारिता प्रतिघात होता और धारिता प्रतिघात होता और फिर अनंत होता, सत्य होता, तो फिलहाल हम इसको क्या लिखेंगे? अनंत होता है। तो ये अनंत नहीं होता, 0 होता है, इसलिए क्या लिखेंगे? असत्य। लेकिन ध्यान देना, प्रेरण प्रतिघात के स्थान पर धारिता प्रतिघात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, किंतु फिलहाल असत्य है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव 1 से कम होता है। तो ये असत्य है, असत्य है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड़ भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए प्रचलित बनाई जाती है। तो ये सत्य है। इसके अगले क्रम में इस तरह से है। अगला है प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात यानी कि ओमेगा एल, ये ओमेगा एल है। और उसके बाद में ये तो हो गया प्रेरण प्रतिघात। और धारिता प्रतिघात, धारिता प्रतिघात के लिए होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, और ओमेगा को लिख दिया 2πf, इसलिए 1/2πfc हो गया। उसके बाद में आरएल परिपथ की प्रतिबाधा। तो आरएल परिपथ की प्रतिबाधा हो जाती है बी वाली, यानी r² प्लस L² एक्सएल का स्क्वायर का रूट। और आरसी परिपथ की प्रतिबाधा हो जाती है ई वाला ऑप्शन, √r² प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा हो जाती है फर्स्ट वाली, √r² प्लस ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये मैचिंग हो गई। इसके अगले क्रम में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं। तो वो होता है एसी जनरेटर होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसके अगले क्रम में है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिघात एक तरह का प्रतिरोधी है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए राइट आंसर ओम है। नेक्स्ट क्रम में है भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज होती है, ये 101% सही है। और परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। तो अनुनादी आवृत्ति, ये जो ऑप्शन से हैं पिछले क्वेश्चन के छप गए यहाँ पर, इसलिए आपको सही आंसर इन्हें चारों में से देखना है। तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है 1/2π√LC, पहले वाला आंसर सही है। इसके अगले क्रम में है ट्रांसफार्मर क्रोड़ को निम्न प्रभाव करने के लिए प्रचलित किया जाता है। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए। उसके बाद में अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान होता है। तो देखिए अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, मैं सीधे लिखता हूँ 1, लेकिन कैसे होता है तो इसे समझ लीजिए। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है cos φ = r/√r²
प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये किसके लिए? एल सी आर परिपथ के लिए। किसी के लिए भी ले सकते हैं, एल सी या एल सी आर के लिए, किसी के लिए भी देखेंगे तो वही आएगा। तो शक्ति गुणांक जो होता है इस तरह से होता है। अब अनुनाद की अवस्था में क्या होता है? अनुनाद की अवस्था में एक्स एल और एक्स सी के मान बराबर होते हैं इन दोनों के। जब इन दोनों के मान बराबर होते हैं तो ये वाला पद क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एल 10 है तो एक्स भी 10, 10 में 10 जाएगा जीरो। एक्स एल 50 तो एक्स सी भी 50, तो कुल मिलाकर ये वाला पद जीरो, और जीरो का वर्ग क्या? जीरो। तो अब ये जीरो धन आर स्क्वायर क्या आएगा? आर स्क्वायर। तो ऊपर आर और नीचे रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा? आर से आर कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से हमें समझ कर लिखना है कि ये एक होता है। इसके अगले क्रम में है ट्रांसफार्मर परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो ट्रांसफार्मर को डीसी परिपथ में परिवर्तित उपयोग नहीं कर सकते, केवल एसी परिपथ में ही अप्लाई होता है। डीसी में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर के एसी परिपथ के साथ ही कार्य करता है। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कौन से? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर। लेकिन यदि यहाँ डीसी धारा मापने वाले उपकरण होते तो हम फिर क्या करते? चुंबकीय प्रभाव। लेकिन फिलहाल चूंकि प्रत्यावर्त धारा है इसलिए यहाँ आएगा ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विद्युद्वाहक बल से कला आगे होती है। तो ये π/2 आगे होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है डायनेमो का सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है तो केवल एसी को गुजर जाने देता है, डीसी को नहीं गुजर देता। उसके बाद में आता है प्रत्यावर्त धारा में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल हो, और यदि केवल एल नहीं होता तो फिर क्या करते? केवल सी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को होती है तो वो एसी जनरेटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 आभासी मान IR में संबंध होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है IRMS जो होता है वो I0/√2 होता है। तो क्या इस तरह कोई आंसर है? सीधे सीधे आपको नहीं दिख रहा है। यदि यहाँ बाय 1 मान लें और क्रॉस गुणा करेंगे तो I0 इसका क्रॉस गुणा इसमें करेंगे, I0 बराबर √2 IRMS। तो आपको प्राप्त हुआ चौथे वाला आंसर, इसलिए यहाँ पर चौथा वाला आंसर सही है। उसके बाद में किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को E बराबर 20 माइनस साइन 300t से निरूपित किया जाता है, तब एक चक्र में वोल्टेज का औसतन मान कितना होगा? तो वोल्टेज का औसतन मान जो है वो 0 होगा। वोल्टेज का औसतन मान कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिरोध 20 ओम को एक प्रत्यावर्ती विभव V बराबर 220 साइन 100πt से स्रोत से जोड़ा गया। धारा के शिखर मान और वर्ग मान तक बदलने में समय लगेगा। धारा के शिखर मान से वर्ग माध्यमूल मान तक बदलने में समय कितना लगेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपको सीधे बता देता हूँ मैं कि इसका आंसर होगा 2.5 × 10⁻³ सेकेंड। ये ध्यान रखना है और इसको कोशिश करें कि किस तरह से इसको सोल्व किया गया है। फिलहाल ज़्यादा समय लगेगा इसलिए मैं इसे सोल्व नहीं कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि इसका पूरा सॉल्यूशन क्या है, इसलिए आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। हमने इन्हें कहीं ना कहीं सोल्व करके बताया है या नहीं बताया तो बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का तात्क्षणिक मान इतना है, प्रथम बार धारा का अधिकतम मान होगा। तो देखिए धारा के अधिकतम मान होने के लिए ये साइन
का मान अधिकतम होना चाहिए, और साइन कितने का मान अधिकतम होता है? 90 का। 90 ने π/2। तो देखिए हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें ये 100 πt प्लस π/3 में ये π/2 होना चाहिए। आई का मान अधिकतम होने के लिए ये वाला एंगल जो है 90 होना चाहिए। अब ये 100 πt और ये π/2 में से π/3 घटा देंगे तो 100 πt, और हमारे पास ये जाएगा π/6। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब टी को सेपरेट करेंगे तो टी को यहाँ रहेंगे, 100 को उधर जाएंगे, तो जब 100 को उधर जाएंगे तो 600 हो जाएगा बटे में, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? टी बराबर 1/600 सेकेंड पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परिपथ में प्रत्यावर्त धारा का मान तप्त तार अमीटर द्वारा 10 एम्पीयर पढ़ा जाता है, उसका शिखर मान कितना होगा? तो भाई शिखर मान होता है वो I0 होता है √2 इंटू IRMS। चूँकि IRMS का मान 10 दिया गया है तो √2 इंटू 10, और √2 की वैल्यू होती है 1.4, 1 इंटू 10, तो इस 414 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 14.14। लेकिन इसमें ये दिया है 14.4, इसलिए 14.4 हम राइट आंसर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला आंसर सही है। इसके बाद में किसी AC धारा का शिखर विद्युभाग बल E0, तो वर्ग माध्य मूल विद्युभाग बल का मान क्या होगा? तो भाई ERMS जो होता है वो E0/√2 होता है। तो ये कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला होगा, क्योंकि इसमें E0/√2 दिया गया है। इसके अगले क्रम में, एक परिपथ में प्रत्यावर्त धारा का मान 10 एम्पीयर, अभी कुछ देर पहले हमने किया, ये 14.4 होगा, रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद में अगला आ रहा है, एक प्रत्यावर्त धारा परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान इतना दिया है, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो वर्ग माध्य मूल मान होता है VRMS, होता है V0/√2, और V0 का मान हमें दिया गया है 707 बटे √2, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा अगला 707 और ये √2 बटे में 2, इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आएगा 500 वोल्ट, इसलिए 500 वोल्ट सही आंसर है। उसके बाद में प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो वही प्रतिघात एक तरह का प्रतिरोध है, तो उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इसलिए सेकेंड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्रम में चलिए, घरों में दी जाने वाले विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 50 हर्ट्ज होती है। उसके बाद में ये वाला प्रश्न जो है, प्रतिरोध 280 ओम का विद्युत बल्ब, स्रोत 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से जोड़ा गया है, परिपथ में प्रवाहित धारा का शिखर मान कितना होगा? तो परिपथ में प्रवाहित शिखर धारा का मान, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, इससे मैं नहीं सोल्व करूँगा। फिलहाल इसका आंसर आप स्वयं ढूंढें, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं फ़िलहाल इसे छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे हल करके देखें। चलिए, क्योंकि यदि इसको सोल्व करके दिखाएंगे तो काफ़ी लंबा होगा। चलिए, इसके बाद में एक प्रत्यावर्ती विद्युभाग बल किसी शुद्ध धारिती परिपथ में लगाते हैं, विद्युभाग बल और परिपथ में बहने वाली धारा का कालांतर क्या होगा? तो देखिए, शुद्ध प्रेरकत्व में हमेशा जो धारा होती है, शुद्ध प्रेरकत्व में धारा हमेशा होती है ये जो है विभवांतर से π/2 आगे होती है। तो कुल मिलाकर धारा विद्युभाग बल से π/2 आगे होती है। इसके तो इसलिए सेकेंड आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैराड है, दिस धारा परिपथ में इसकी प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो भाई दिस धारा परिपथ के लिए संधारित्र की धारिता का जो प्रतिरोध होता है हमेशा अनंत होता है, चाहे उसकी धारिता कुछ भी 1 फैराड हो या 10 फैराड हो। क्यों? क्योंकि XC जो होता है, धारिता प्रतिरोध पूछा इसने, प्रतिरोध कितना होगा? तो E1/10
टू पाई एफ सी होता है, और एफ जो होता है संधारित्र के लिए 0 होता है जिस धारा के लिए। तो ये पूरा जो मान है ये कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा, सेकेंड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में धारा, शुद्ध प्रेरकत्व ये VL इधर और ये धारा, तो परिणामी विभवांतर शुद्ध प्रेरकत्व में केवल एक ही विभवांतर रहेगा, वो VL रहेगा, और V जो वही परिणामी रहेगा। तो वो धारा से कितना, 90 अग्रगामी। तो ये देखिए विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर वही, ये धारा के बारे में बात की, तो धारा कितनी है, पश्चिगामी है। तो धारा विद्युत वाहक बल से π/2 पीछे रहती है। तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति F की प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी से जुड़े एक प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L से बह रही परिपथ की प्रतिबाधा होगी। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ, परिपथ का प्रतिबाधा क्या होगी। तो परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ में एक तो R है और एक प्रेरकत्व L है, तो प्रतिरोध की प्रतिबाधा रहेगी √R² + L²। L² क्या, यहाँ पर ये भी कुछ गलत है। प्रतिबाधा हमेशा होती है R² + XL²। यहाँ पर XL होना चाहिए, या फिर ये वाला आंसर जो कि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आपको परिपथ की जो प्रतिबाधा का सूत्र रहेगा R² + XL²। ये हमारा सही आंसर है। पर चूंकि इसमें कोई आंसर सा मैच नहीं खा रहा है, तो अब चूँकि चारों आंसर हैं, तो या तो यहाँ पे ये वाला आंसर है या फिर यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ का प्रतिरोध 8 ओम, ये दिया है R, और प्रेरकत्व प्रतिघात यानी L दिया है 6 है। तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो देखिए भाई, परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ये XL दिया है, तो प्रतिबाधा होती है Z = R² + XL²। अब R कितना दिया है भाई, हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर। XL कितना दिया है, 6 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाता है पूरा, 8 का स्क्वायर 64, और ये 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 100 हो जाता है, और 100 का वर्गमूल जो निकलेगा वो 10। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 10 ओम। तो यहाँ 10 ओम कौन से में है, थर्ड में है, इसलिए 10 ओम थर्ड वाला सही आंसर रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिती प्रतिघात यानी ये XC का मान दिया है 8, और प्रेरण प्रतिघात यानी XL का मान दिया है 5। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो प्रतिबाधा होती है mod XL - XC। तो भाई देखिए, ये 5 ऋण 8 का mod यानी ये हो जाता है 3। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड, 3 ओम। इसके अगले क्रम में एक प्रत्यावर्ती LR परिपथ की शक्ति गुणांक। तो भाई शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है cos फाई, और वो होता है R² √R² ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर होता है, तो होता है 0 ± π/2 के बीच। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में धारा न्यूनतम होती है जबकि। तो धारा न्यूनतम होने के लिए देखिए, धारा जो हो सूत्र होता है वो होता है I = V/Z, और Z क्या होती है, प्रतिबाधा। तो देखिए V/Z का मान होता है R² और XL - XC
का होल स्क्वायर। तो देखिए जब यदि ये जीरो हो जाता है, दोनों ही पद वर्ग में है, तो न्यूनतम मान कब होगा इनका, जब ये जीरो हो जाए। और ये जीरो होने के लिए क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और जीरो हो जाए तो एक्स एल और एक्स सी बड़ा हो जाएंगे। तो आई का मान न्यूनतम होने के लिए जेड का मान अधिकतम धारा न्यूनतम होगी। तो धारा न्यूनतम कब होगी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। धारा न्यूनतम हो तो धारा का सूत्र होता है आई बराबर वी अपन जेड। तो धारा का मान न्यूनतम होने के लिए जेड क्या होना चाहिए, जेड अधिकतम होना चाहिए। और जेड अधिकतम होने के लिए आपको जेड अधिकतम होने के लिए जेड अधिकतम होने के लिए नीचे वाली जो राशि है वो अधिकतम होना चाहिए। और नीचे वाली राशि यानी कि देखिए जेड वी बटे जेड, और जेड होता है हमारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये अधिकतम होना चाहिए। और ये अधिकतम होगा तो जेड का मान अधिकतम होगा, और जेड का मान अधिकतम होगा तो आई का न्यूनतम होगा। तो कुल मिलाकर हमारा फोर्थ आंसर क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी का मोड जो है वो अधिकतम होना चाहिए। तो ये फोर्थ आंसर सही है। उसके बाद में एक शुद्ध प्रेरकत्व जिसका स्वप्रेरकत्व एल में प्रत्यावर्त धारा बह रही है, और प्रेरकत्व की औसत शक्ति ह्रास कितनी होगी, तो औसत शक्ति ह्रास शून्य होगी। ध्यान रखना, जब भी औसत शक्ति ह्रास की बात की जाए शुद्ध प्रेरकत्व में तो हमेशा शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति वेग कितना होगा। तो पुनः यही प्रश्न आ रहा है। ये पुनः हम क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। और उसके बाद में किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा 50 ओम, तो ओम में प्रतिरोध 25 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, तो शक्ति गुणांक होता है कोस फाई बराबर आर बटे जेड। आर कितना भाई, 25 ओम, और प्रतिबाधा हमारी जो हुई वो 50। तो ये 25/50 यानी 1/2, और 1/2 यानी 0.5। तो ये कोस फाई को हम बोलते हैं शक्ति गुणांक बोलते हैं। तो शक्ति गुणांक कितना 0.5 है, यानी कि 1/2 है। तो राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड वाला है। इसके अगले क्रम में एलसी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, तो वो 1/2 रूट ऑफ एलसी होती है। उसके अगले क्रम में है, यहाँ क्वेश्चन आपको अस्पष्ट दिख रहा है इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो सीधे चलते हैं, ट्रांसफार्मर में उपयोग में लाए जाते हैं केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, इसलिए सेकेंड आंसर सही है। उसके बाद में ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर धारा का मान तो कम होता है, विभव का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विभव का मान बढ़ता है। तो कौन सी राशि बढ़ती है, विभव। उसके बाद में ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। तो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि होती है जो है वो शक्ति, ट्रांसफार्मर की शक्ति होती है वो अपरिवर्तित है। वोल्टेज का मान भी बढ़ता घटता है, धारा का मान भी बढ़ता घटता है, ठीक है ना। और इस तरह से आवृत्ति भी बढ़ती घटती है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी शक्ति, ट्रांसफार्मर के शक्ति के मान को अपरिवर्तित रखता है। तो पावर, इनमें से यहाँ पे कोई नहीं लिखेंगे हम। इसके अगले क्रम में ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि NP, और द्वितीय कुंडली फेरो संख्या यानी कि NS का अनुपात वो क्या होता है, वो 1 से कम होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में NS/NP का जो मान है जिसे परिणमन अनुपात बोलते हैं, 1 से अधिक होता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि NP/NS का मान क्या होता है, तो वो 1 से कम होता है। इसलिए राइट आंसर कौन सा रहेगा, 1 से कम। यदि ये पूछता कि NS द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली का अनुपात पूछता है, यानी NS/NP का मान पूछता, तो डेफिनेटली वो होता है परिणमन अनुपात, और उसका मान 1 से अधिक होता। लेकिन यहाँ पर NP/NS का मान पूछा गया, इसलिए इसके 1 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग होता है, तो वो किसमें होता है, जनरेटर बनाने में।
लास्ट वाला आंसर फोर्थ रहेगा, जनरेटर बनाने में। उसके बाद में प्रत्यावर्त धारा को दिश धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो होता है दिष्ट कार्य के द्वारा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इसमें दिष्ट कार्य आंसर सही है। हमारे इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।